ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली द्वारका मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर विपिन दुबे। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश में कोरोना की जो स्थिति है वो लगभग अपने कंट्रोल में है। सब लोग जान चुके हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और कोरोना के इस नए वेरिएंट से किस तरह से बचना चाहिए, और अगर कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं तो उसके बाद अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या सवाल होने चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लगातार आपके जहन में है और आप उन सवालों का आप जवाब जानना चाहते हैं। देश में कोरोना की स्थिति पर अगर हम नजर डालें तो राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 172 करोड़ 29 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। ये तो है देश की स्थिति। इसके अलावा भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे दिमाग में कौंध रहा है कि अगर हम इस बीमारी से पीड़ित हैं तो हम क्या कोरोना का वैक्सीन ले सकते हैं, या अभी हमें कोरोना हो चुका है तो हमें कोरोना का वैक्सीन कितनी देर में लेना है, कब लेना है। इसके अलावा भी बहुत से सवाल, उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम रोजाना 9:30 पर आपसे जुड़ जाते हैं एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ। आज भी हमारे साथ एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जिनसे आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विपिन दुबे। डॉक्टर विपिन, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना ना भूलें। डॉक्टर विपिन, कोरोना के केसेस अब लगभग नियंत्रण में हैं और सभी तरह की एक्टिविटीज जो है वो अब खुल चुकी हैं या फिर आगामी सोमवार से पूरी तरह से खुल जाएंगी। कोरोना के एहतियाती जितने भी उपाय हैं वो हम फॉलो कर रखे हैं, लगातार स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमें बता रखे हैं। लेकिन एक जो समस्या है डॉक्टर विपिन, वो लगातार जिसका सामना कर रखे हैं कि कोरोना के बाद अगर आप कोरोना के पेशेंट हैं, अगर आपको कोरोना हो चुका है तो उसके बाद आपको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आप उससे पीड़ित ना हो, और अगर आप कोमॉर्बिड है, अगर आपको हृदय की बीमारी है, अगर आपको शुगर की बीमारी है, आपको बीपी की बीमारी है, तब हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर विपिन, आपका सवाल कोरोना के बाद क्या करना, कोरोना होने के बाद हमें क्या एहतियात बरतना है, ये सवाल है जी। तो अगर आप कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं तो सबसे बड़ी बात है कि पोस्ट कोरोना जो इफेक्ट्स आते हैं वो, हालांकि इस बारी ओमिक्रॉन वेरिएशन में लंग्स काफी कम इन्फेक्टेड हो रहा है, लेकिन इसके अलावे जैसे कि आपके जो अदर चीजें हैं, जैसे हृदय रोग से अगर आप पीड़ित हैं तो ऐसे लोगों को कई बारी कोरोना के एक्टिव जैसे बुखार और खांसी ये सब ठीक हो भी गए, उसके बाद भी आपको दिक्कत आ सकती है। कोरोना यूजुअली हार्ट को दो तरह से इफेक्ट करता है और ये बहुत सारे स्टडीज में पाया गया है कि लगभग 20 to 25% पेशेंट कोरोना के जो है वो उनका हार्ट प्रभावित होता है, जिसमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस ज्यादा होता है, लगभग 18-20% होता है, और बाकी जो 5% हैं वो आपके हार्ट के मसल्स में कमजोरी आ जाती है, जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, और तो अल्टीमेटली वो हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट्स जाते हैं। सो इस कोरोना खत्म हो गया और आपको पता है कि आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आप स्मोकर्स हैं, या फिर आपको पहले से हार्ट अटैक हो चुका है, तो वैसे सिचुएशंस में आपको ज्यादा सावधान रखना है कि क्या कोरोना होने के बाद आपका हार्ट इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसे सिचुएशन में छाती में दर्द होता है, सांस फूलता है या पाल्पिटेशन होता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, तो निश्चित तौर पे आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी बात एक और है, पोस्ट कोरोना हम लोग देख रहे हैं, ये पहले वेव में भी था, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें हार्ट की रफ्तार बढ़ जाती है, जिसको हम लोग टेकिकार्डिया बोलते हैं, और कम परसेंटेज ऑफ द केसेस में हार्ट की रफ्तार कम हो जाती है, जिसको हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो आपके टेकिकार्डिया हैं या ब्रेडिकार्डिया हैं, उन दोनों में
बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक 1 महीने 2 महीने में ये स्वतः अपने आप ये संभल के आप अपने नॉर्मल साइनस रिदम या नॉर्मल हार्ट की धड़कन आपकी हो जाती है। तो ये हार्ट की तरफ से इतनी बातें एहतियात के तौर पे जानना है। ये जरूरी नहीं है कि आप जिस समय एक्टिवली आप में जो बीमारी है काफी एक्टिव है, जैसे कि आपका फीवर चल रहा है, खांसी चल रहा है, उसी समय हार्ट के कॉम्प्लिकेशन हो, ये आवश्यक नहीं है। इसके बाद भी ये चीजें हो सकती हैं। तो आने वाले टाइम में एटलीस्ट 1 से 2 महीना तक आपको एहतियात बरतना है पोस्ट कोरोना पीरियड में भी, ताकि आपका हार्ट सुरक्षित रहे, लंग सुरक्षित रहे। और जो कई जगह क्लॉट्स बनते हैं पैरों में, सांस की नलियों में, ये भी आवश्यक नहीं है कि जिस समय आपको कोरोना का एक्टिव जो सिम्टम्स हैं उसी टाइम में हो। ज्यादातर उसके अंत में होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आने वाले हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते में भी ये चीजें प्रेसिपिटेट होती हैं। तो अगर आपको सडनली सांस फूलने लगता है या पैर में सूजन आती है, पैरों में दर्द होने लगता है, तो आपको समझना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए जानने की कि कहीं ब्लड का क्लॉट आपके पैरों के जो वेसल्स हैं उसमें तो नहीं हो रहे हैं, या सांस की नलियों में तो नहीं हो रहे हैं, जो लंग्स के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें तो नहीं हो रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको निश्चित तौर पे अपने डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। जी डॉक्टर विपिन, हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। हमारे पहले कॉलर दिल्ली से प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका सवाल सुन लेते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं प्रेम कुमार जी? सर ऐसा है कि मेरे जून में नस मतलब पैर की नस जो है ब्लॉक हो गई थी, ठीक है। तो हमने मेडिसिन किया, मतलब तो उसके बाद में अब ठीक हो गया काफी हद तक। तो लेकिन फिर भी कमर के नीचे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें वैक्सीन मतलब ठीक रहेगा लगवाना या नहीं रहेगा, कुछ नुकसान तो नहीं करेगा? जी डॉक्टर विपिन। या प्रेम जी नमस्कार। आपका ये जो पैरों की रगों में ब्लड का क्लॉटिंग हुआ था नसों में, वो कोरोना के कारण हुआ था या कोई और दूसरा कारण था? शायद वो फोन लाइन अपना पे नहीं है डॉक्टर साहब, आप अपना कंटिन्यू रखिए जवाब प्लीज। ओके, सो अगर आपके ये जो पैरों की नसों में जो प्रॉब्लम कोरोना के चलते हुआ है, तो डेफिनेटली यस, आपको ये चाहिए कि अगर आप ब्लड थिनर उसके साथ अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं, तो जो एंटी कोगुलेंट है उसको आपको 2 से 3 दिन के लिए रोकना पड़ेगा। अगर एंटी कोगुलेंट नहीं ले रहे हैं, एंटी प्लेटलेट ले रहे हैं, तो वैसे हालत में उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से कोरोना का वैक्सीन ले लीजिए। और किसी भी हाल में कोरोना का वैक्सीन आपने लेना है, सिर्फ फर्क यही है कि अगर एंटी कोगुलेंट आप ले रहे हैं तो आपको 2 से 3 दिन उसको स्टॉप करना है, और जब कोरोना के वैक्सीन लग गया उसके बाद आपको फिर से वो एंटी कोगुलेंट स्टार्ट कर देना है। जी डॉक्टर विपिन, एंटी कोगुलेंट का क्या रोल रहता है इस दवाई का शरीर में? ये एक तरह से ब्लड थिनर होते हैं। एंटी कोगुलेंट्स जो होते हैं वो ब्लड थिनर होते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि पिछले वेव में हमने देखा था कि ये लंग्स के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, पैरों में भी ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, स्पेशली वेन्स में, आर्टरी में, यहाँ वहाँ। तो वो अगर प्रूवन हो जाता है, चाहे आपने डॉपलर स्टडी किया, अल्ट्रासाउंड किया, या लंग्स का सीटी एंजियो किया, या ब्लड टेस्ट एक होता है जिसको हम लोग डी डायमर बोलते हैं, उसमें ये प्रूवन हो गया कि डी डायमर के वैल्यूज बहुत ज्यादा है। इसका ये मतलब निकलता है कि आपको आपके शरीर में क्लॉट्स बन रहे हैं। तो उस क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए, उस क्लॉट्स को आगे न बने, इसके लिए हम लोग जो एक ब्लड थिनर देते हैं उसको एंटी कोगुलेंट बोलते हैं। वो एक कई तरह के एंटी कोगुलेंट्स हैं मार्केट में, उसमें से कोई भी आपके डॉक्टर जो भी सजेस्ट करते हैं उसको ये लेना है। और कब तक लेना है इसका तो प्रोटोकॉल सिर्फ इतना है कि आप हफ्ते 2 हफ्ते में डी डायमर कराएंगे, और जब आपके वो डी डायमर्स नॉर्मल रेंज में आएंगे तो उससे 5-10 मिनट तक और एंटी कोगुलेंट देके आप बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर कोगुलेशन, अगर जो ब्लड क्लॉट्स बहुत हेवी अमाउंट्स में है आपके लेग्स में और लंग्स में, तो एंटी कोगुलेंट्स आपको 2 से 3 महीना, या डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डी डायमर कैसा है और कितना उसमें रिजॉल्व किया है, वो लंबे टाइम के लिए भी कंटिन्यू करना पड़ता है। जी, हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, स्वागत है आपका। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार।
डॉक्टर साहब, हमारा सवाल ये है, जैसे मैंने दोनों वैक्सीन ले ली है कोरोना की, तो ये जो ओमिक्रॉन वायरस नया आया है, तो क्या इसका मतलब टीका अलग से लगेगा या यही दो वैक्सीन काफी है? इसके बारे में जरा बताइए। जी, अभी तक जितनी जानकारी है, थोड़ी ये कंट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन जो ज्यादातर जो स्टडीज है या जो जानकारी हमें प्राप्त है, उसके हिसाब से जो आपने वैक्सीन लिया है वो ओमिक्रॉन पे भी इफेक्टिव है। सो वो वैक्सीन आपने अगर 2 डोज ले लिए हैं तो वो ठीक है। और बूस्टर डोज का जहां तक सवाल उठता है, अगर आप 60 से ऊपर हैं तो आपके लिए ऑलरेडी ये अलाउ हो गया है, या हेल्थ वर्कर है या फ्रंट लाइन वर्कर है, पुलिस है या और कोई है, तो आप अपने टाइम पे बूस्टर डोज ले सकते हैं। जी। हमें उम्मीद है कि आने वाले अगले 1-2 महीने में ये आम लोगों के लिए भी बूस्टर डोज की व्यवस्था हो जाएगी और आपको बूस्टर डोज लेना है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बिपिन, अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो चुका है, तो भी क्या उसको अपने हृदय की जांच करानी जरूरी है? अगर आपको सिम्टम्स है तो डेफिनेटली यस। जैसा मैंने बताया कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, सांस फूल रहे हैं, या बहुत दिल की धड़कन ज्यादा है, या फिर दिल की धड़कन कम है, तो वैसे हालत में आपको निश्चित तौर पर हृदय का वो टेस्ट कराना चाहिए। कोई न कोई कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए। जी। हमारे अगले श्रोता हैं रंजीत यादव। ये हमें फोन कर रहे हैं गाजियाबाद से। आइए इनका भी प्रश्न सुन लेते हैं। रंजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी एक तो मिसेज जो है उसका एक बार हार्ट की वाल्व की बैलूनिंग हो चुकी है जी 2015 में, और अभी दोनों डोज उनको लग चुके हैं जी। फिर लेकिन अभी क्या है, उनको एक जनवरी में ये पॉजिटिव आ गया था कोरोना जी। तो अब पॉजिटिव आने के बाद तो उनको जो बूस्टर जो डोज लगाना पड़ेगा या? डॉक्टर, इनका मूल रूप से सवाल ये है कि दोनों डोजेस लग चुकी हैं, हार्ट के पेशेंट है, और अब जब बूस्टर डोज की बारी आई है तो बूस्टर डोज कितनी देर में लगवाना चाहिए? हालांकि जनवरी में ये कोरोना पॉजिटिव रही हैं। जी, तो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 महीने का गैप लेना है। उसके बाद आपको बूस्टर डोज लगवा लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना से भी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आती है और उस समय तक आप प्रोटेक्टेड हैं। तो लगभग 2 से 2-2.5 महीने तक आप प्रोटेक्टेड हैं, तो निश्चित तौर पे उसके बाद आपको बूस्टर डोज लगवा लेना चाहिए। जी। डॉक्टर, अगर कोई व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है या किसी अन्य तरह की बीमारी से कोमॉर्बिडिटी है उसको, और उसको कोरोना हो जाता है, तो इस दौरान क्या उसे अपनी वो सभी दवाइयां जो ले रहा है उसको जारी रखनी चाहिए या उनको कम कर देना चाहिए, या कुछ दिनों के लिए जब तक कोरोना ठीक ना हो जाए छोड़ देनी चाहिए? छोड़ने का कोई गुंजाइश नहीं है। आप जितनी भी दवाइयां हार्ट से संबंधित ले रहे हैं उन दवाइयों को आप कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको कहीं न कहीं क्लॉट बना है और उसके साथ आपको ब्लड थिनर दिया जा रहा है, जिसको हम लोग एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, अगर दिया जा रहा है और उसके साथ आप जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एंजियोप्लास्टी हुआ है और एंटीप्लेटलेट भी वो ले रहा है, वो भी एक तरह का ब्लड थिनर ही होता है। सो आपको उसके साथ ये जो एंटीकोगुलेंट है उसको अगर कंबाइन करते हैं तो आपको एक विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं बॉडी में किसी तरह की ब्लीडिंग तो नहीं होती है। अगर ब्लीडिंग होती है तो डेफिनेटली ये आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज सारी दवाइयां आपको कंटिन्यू रखनी है जो हार्ट की तरफ से चल रही हैं। शुरू में ये कंट्रोवर्सी था, एक जो ब्लड प्रेशर की दवाई होती है उसको ACE इनहिबिटर्स बोलते हैं, और उसमें लोगों को था कि ये शायद कोरोना में इसके साथ दिक्कत आती है, लेकिन बाद के स्टडीज में ये पाया गया कि नहीं, इससे कोई वैसी दिक्कत नहीं आ रही है। आप उसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं। मतलब जितने भी ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, शुगर की दवाइयां हैं, या जो आपके हार्ट से संबंधित दवाइयां हैं, उन दवाइयों को आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। जी। इस बीच हमारे अगली श्रोता उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्कार। आपके साथ एक्सपर्ट को भी नमस्कार जी। रिंकी जी, क्या जानना चाहती हैं? जी सर, बिल्कुल जानेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ जी, बधाई देती हूँ।
आपको भी बहुत बहुत बधाई। जी कहिए। जी जी सर, बिल्कुल। चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे जो भी कुछ हो, सटीक और सरल जानकारी हमें रेडियो से ही मिलती है। चाहे फिर वो खेत में बैठा किसान हो, चाहे सीमा पे जवान हो, चाहे फिर डॉक्टर कोई भी हो, जी। उन लोगों को सटीक और सरल जानकारी रेडियो से ही मिलती। इसलिए इसके लिए धन्यवाद देते हुए सर मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे कि सबके लिए तो वैक्सीन आ चुकी है, किशोरों के लिए भी आ गया, सबके लिए, लेकिन उन बच्चों के लिए नहीं आया है जो 6 महीने से या फिर 10 साल के तक है, 14 तक, उनके लिए वैक्सीन है। उनके लिए वैक्सीन कब तक आएगी? धन्यवाद सर। जी डॉक्टर साहब, अब जब पूरे देश में स्कूल लगभग खुलने की कगार पर हैं और सोमवार से तमाम जगह पर स्कूल खुल जाएंगे, वो बच्चे भी अब स्कूल जाने के लिए तैयार हैं जो 15 साल से कम उम्र के हैं। वैक्सीन उनका अभी आया नहीं है, क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए ताकि वो अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकें कोरोना से? पिंकी जी का पहला सवाल था वैक्सीन के बारे में। जी। ऑलरेडी हम लोग 15 साल से नीचे के उम्र के जो बच्चे हैं उन पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू है। कुछ ही महीनों में इसका रिजल्ट आने वाला है, और अगर वो रिजल्ट आ जाते हैं तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा। वो ज्यादा लंबे टाइम की बात नहीं है, कुछ महीनों की ही बात है। और जहाँ तक स्कूल कॉलेज ये अगले वीक से शुरू हो रहे हैं, तो उसमें सावधानी बिल्कुल वही है जो कि एडल्ट के लिए है। जैसे आपको बच्चों को अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल को ये सोच के चलना चाहिए कि बच्चों के बीच की थोड़ी दूरी जो बैठने का है उसको बढ़ाई जाए। बच्चों को समझाया जाए कि मास्क लगाना आवश्यक है, और जितना हो सकता है कोशिश करें अगर बच्चे एक दूसरे के टच में आते हैं तो थोड़ा सा सैनिटाइजेशन करें। ऑल्दो ये इतना आसान काम नहीं है बच्चों को मास्क पहनाना, लेकिन जैसे जापान है या फिर वो जो कोरिया है वहाँ पे एक मास्क पहनना उनके कल्चर में है। तो वैसे हमने खुद भी देखा है और आप लोग भी जानते होंगे कि वो भी छोटे बच्चे भी मास्क पहनते हैं वहाँ पे, ये उनका एक कल्चर ही है। तो अगर वो धीरे धीरे हम लोग कोशिश करें बच्चों को समझाएं बुझाएं तो वो भी मास्क पहनेंगे और पहनने की आदत डालेंगे। तो जब तक हम लोग बिल्कुल कोरोना से मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए ये सेम चीज सोशल डिस्टेंसिंग एज फार एज प्रैक्टिकेबल वो यूज करा जाए, मास्क यूज करा जाए। और तीसरा कि अगर पॉसिबल है तो हम लोग सैनिटाइजेशन भी, छोटे बच्चों को भी चाहिए कि हम लोग एक सैनिटाइजर का छोटा सा पैकेट उनको दें ताकि वो बीच में जरूरत पड़े तो उसको अपने हाथ को सैनिटाइज करें। जी। यही बच्चों के लिए भी लागू है, एडल्ट के लिए भी लागू है, ये सेम प्रिकॉशंस। हमारे अगले श्रोता हैं महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 मेरा क्वेश्चन था ये जो अभी 2019 से जब ये चाइना में ये जो वेरिएंट मिला था सर, उस तारीख से लेकर मतलब कितने वेरिएंट दुनिया भर में आए? मतलब अपने देश में तो ये अल्फा, डेल्टा और ये ओमिक्रॉन, ये 3 ही वेरिएंट सुनने को मिले। और सर मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो एनिमल से आदमियों में आया है, ये पीपल टू पीपल ट्रांसमिट हो रहा है, तो सर ये रिसर्च हो चुका है कि जिस जानवर में ये अपना ये कोरोना आदमी में आया है सर, ये जब आदमी के बॉडी में आता है तो ये अलग बिहेवियर करता है या वो जानवर को मतलब अपने आदमी का जो लंग्स पे प्रभावित जो वेरिएंट आए थे कुछ वो लंग्स को प्रभावित करते थे? तो क्या जानवरों को भी रिसर्च हो चुका है कि उनकी भी डेथ हो चुकी है कि उनको निमोनिया हो गया है, ऐसा कुछ हुआ है सर? थैंक यू। डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं कि जो वायरस है कि इसका जो बिहेवियर है वो इंसानों में और जानवरों में क्या सेम तरह से होता है, एक तरह से होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है। इसलिए कंट्रोवर्शियल है कि जानवरों पर इसका कितना इफेक्ट हुआ है ये अभी इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। और पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन का था कि ये जानवर से लेके इंसान में आया है, ये भी एक कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि कई जगह ये कहा जा रहा है कि ये लैब में बनाए हुए वायरस हैं जो चाइना में बने हैं। अब इसकी सत्यता जानना थोड़ा सा मुश्किल है। WHO का ये मानना है कि नहीं, ये तो लैब में बना हुआ वायरस नहीं है, अलग साइंटिस्ट कुछ और बताते हैं। लेकिन जहाँ तक जानवरों से इंसान में आया है, इंसान में जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं ये ज्यादा ही वो उनको इंसान को ज्यादा बुरी तरह से घायल कर रहा है। कुछ जानवर जैसे कि
ये जो आपके जू हैं उसमें भी हम लोगों ने देखा कि जू में कुछ शेर को भी, बाघ को भी ये बीमारी आई और उनसे उनका डेथ हुआ है। लेकिन मास लेवल पर जानवरों में क्या हुआ इसका पता नहीं है, क्योंकि अभी तक इस तरह जू में ऐसा इक्के दुक्के इंसिडेंट्स आए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे इंसानों में ये फैला वैसा उन लोगों में भी फैला। लेकिन इसके साथ ये भी एक कहा जा रहा है कि जानवरों में जो कि आप जो जूज में रह रहे हैं, जू में रह रहे हैं, वो बिल्कुल सेपरेट हैं, उनका इतना ज्यादा मिक्सिंग नहीं है। तो वो वास्तव में क्या हो पाया इसका पता नहीं है। जंगलों में जानवरों के साथ क्या हुआ इसका भी पता नहीं है। तो ये कहना मुश्किल है कि जानवर और इंसान दोनों में ये बराबर तरह से ही इफेक्ट डालते हैं। इस समय आप सुन रहे हैं कंट्रोवर्शियल इशू है, इसका आंसर अभी हम लोगों के पास नहीं। जी, इस समय आप कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर बिपिन दुबे, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 23421764 पर। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाएं। इस बीच गाजियाबाद के लोनी से यामीन भाई रेडियो वाला हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। यामीन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे कि 15 दिन से ज्यादा खांसी होने पर टीबी हो जाती है। आवाज शायद नहीं आ रही है। यामीन जी, थोड़ा सा तेज बोलिए। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे कि सुनते हैं कि 15 दिन के बाद खांसी रहती है तो टीबी की शिकार हो जाती है जी, लेकिन अभी जो इन्फेक्शन फैला है इसमें लोगों को एक महीना 1.5 महीना हो गया, अभी भी खांसी है जी। इससे बाद में टीबी हो सकती है? हाँ डॉक्टर साहब, ये बहुत व्यावहारिक सवाल है। ये हमारे बहुत जागरूक श्रोता हैं। लगातार लोगों को खांसी हो रही है। अब क्या मान के चला जाए कि ये क्या इट्स गोइंग टुवर्ड्स द टीबी? देखिए, ये जो अभी ओमिक्रॉन वाला जो वेरिएंट है वो वेरिएंट ज्यादातर गले को इफेक्ट कर रहा है, थ्रोट को इफेक्ट कर रहा है, आपके लरिंक्स तक ज्यादा इफेक्ट है इसके। सो अगर आप कंपेयर करें इसको और पहले दोनों वेरिएंट को, तो वो पहले दोनों वेरिएंट लंग्स को ज्यादा इफेक्ट कर रहे थे। खांसी लंग्स के इफेक्ट में भी आती है और थ्रोट में भी आती है। ये जो ओमिक्रॉन है वो हम लोग अपने कॉमन एक्सपीरियंस से या अपने पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं उससे हम लोगों को ये पता लग रहा है कि ये बात सही है कि इसमें खांसी काफी लंबे टाइम तक रह रहा है। अब ये आपको टीबी है कि नहीं है इसको जानने के लिए 2-3 चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है। ओमिक्रॉन वाले जो आपके खांसी है यूजुअली वो नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, मतलब कि कफ उसमें स्पूटम वो वाला पार्ट उतना ज्यादा नहीं है अनलेस कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। टीबी वाले केस में आपको खांसी के साथ कफ आता है, उसका कलर भी थोड़ा सा येलो होता है, हो सकता है कि ब्लड टिंज भी रहे, और उसके साथ साथ आपको फीवर रहता है। अगर ये खांसी, फीवर, कफ विथ स्पूटम, मतलब कि जो आपको जिसको खकार बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो वो अगर परसिस्ट कर रहे हैं, तीनों सिम्टम है, स्पेशली अगर शाम के शाम आपको फीवर आ रहा है जिसको इवनिंग राइजिंग टेम्परेचर बोलते हैं, तो हमको टीबी के बारे में शक करना जरूरी है। और हमें चाहिए कि अपना अगर कुछ ब्लड टेस्ट कराएं, अपने स्पूटम का या जो बलगम है उसका टेस्ट कराएं, और उसके साथ साथ एक छाती का एक्सरे जरूर कराएं। यही मेथड है इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का। सूखी खांसी है, कोई बलगम नहीं है, कोई फीवर नहीं है, तो ये लेस लाइकली है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस होएगा। जी, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से धर्मवीर जी। शायद उनका फोन कट चुका है, वो हमसे जुड़ेंगे, फिर हम पे बात करेंगे उनके साथ। डॉक्टर साहब, यहाँ एक प्रश्न मैं जानना चाहता हूँ कि वैक्सीन लेने से पहले जो हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी हैं, और वैक्सीन लेने से पहले उन्हें डॉक्टर्स को क्या क्या बताना जरूरी है ताकि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट से वो बच सकें अगर ऐसा होता है तो? देखिए, ये जो हृदय रोग का जहाँ तक सवाल उठता है, तो एक ही ऐसा सिचुएशन है जो कि ब्लड थिनर वाला मामला है। अगर आपको हार्ट का वैल्व्स रिप्लेसमेंट हुआ है जिसके लिए आप ब्लड थिनर और एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, तो आपको जो वैक्सीन है उसमें लेने में स्पेशल सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको जहाँ पे वैक्सीन साइट है वहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग हो, थोड़ा सूजन हो। तो इसके लिए आपको 1 से 2 दिन आपको वो ब्लड थिनर आप स्टॉप कर सकते हैं, लंबे टाइम तक स्टॉप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हार्ट अटैक है, आपको स्टेंट लगा है,
उसमें भी ब्लड थिनर्स हम लोग देते हैं। तो जो गाइडलाइंस हैं उसको एंटी प्लेटलेट एक्चुअली बोलते हैं। जो कोरोना से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस बोलती हैं कि आपको एंटी प्लेटलेट रोकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इकोस्प्रिन ले रहे हैं, क्लोपिडोग्रिल ले रहे हैं, टिकाग्रिलोल ले रहे हैं, तो वैसे में उनको रोकने की जरूरत नहीं है। उसके साथ आप वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको एंटी कोएगुलेंट ले रहे हैं तो डेफिनेटली यस, आपको एक बार ये सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि बहुत सारे हार्ट के पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि काफी एंजाइटी में है, काफी टेकिकार्डिया होता है, और वैसे सिचुएशन में वो लोग वैक्सीन लेने, हमारे भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि वैक्सीन लेने गए और उनके हार्ट की रफ्तार बढ़ गई और वापस आ गए। तो एक चीज क्लियरली हम लोगों को, सारे मरीजों को ये जानने की आवश्यकता है कि वैक्सीन से हार्ट रेट वगैरह नहीं बढ़ेंगे, या वैक्सीन डायरेक्टली कोरोना का सिम्टम्स नहीं लेके आता है। ये भी एक मिथ है, जो हमारे भ्रम है, जो हमारे समाज में फैला हुआ कि हम तो कोरोना का वैक्सीन लेने गए जी और उसमें कोरोना का वैक्सीन लेते ही हमें कोरोना हो गया। तो इसकी संभावना यूजुअली होती नहीं है। होता है ये यूं है कि अगर वैक्सीन सेंटर पर काफी भीड़ लगी हुई है और कोई न कोई व्यक्ति उसमें कोरोना से इन्फेक्टेड है तो आपको कोरोना होने की संभावना, वैक्सीन अपने आप कोरोना कराए इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए आपको हृदय रोगी हैं तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन ले रहे हैं तो आपको कोरोना होने जा रहा है, या वैक्सीन ले रहे हैं तो उसके हार्ट के डिजीज वाले को कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा हो रहा है, क्लॉटिंग ज्यादा बढ़ रहा है। ये एक मिथ है, इस पर हम लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। जी, कार्यक्रम में हमारे अगले श्रोता हैं और अंतिम श्रोता हैं डॉक्टर महेश शर्मा बड़ौत से। आइए उनका भी सवाल सुन लेते हैं। महेश जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। जब दिन में आदमी चढ़ता है और उसको सांस फूलता है और उसके चेस्ट में दर्द होता है तो उसकी क्या पहचान है कि उसको हार्ट अटैक होने की संभावना है? जी डॉक्टर विपिन जी, जो इनका सवाल मेरे एक बार आप क्या जी डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है और उसका सांस फूल जाता है, इन्होंने उम्र नहीं बताई है अपनी, तो क्या वो समझे कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है क्या? सांस फूलना जिसको बोलते हैं एक्सर्शन से जो सांस फूलता है, उसमें डेफिनेटली है। आपको अगर नॉर्मल वेट है, अगर ओवर वेट है, ओबीज है, तो आपको तो सांस फूलेंगे ही चलने से। लेकिन अगर नॉर्मल वेट है, सीढ़ी चढ़ने से या ऊंचाई चढ़ने से या तेजी से चलने से सांस फूलता है तो हृदय रोग की संभावना बनती है। तो वैसे हालत में आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट की परामर्श की आवश्यकता है, इसमें आपको हो सकता है ईसीजी, इको बताएं और ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह बताएं, वो जरूर करना चाहिए। स्पेशली ये चीज उस पर ज्यादा लागू होती है जिनमें अदर रिस्क फैक्टर्स है। जैसे आपको अगर ये सांस फूलने वाले रोगी को अगर साथ में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे रोगी को निश्चित तौर पे एक कार्डियोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन होना चाहिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरी स्थिति है कि जो लोग ऑलरेडी लंग्स के डिजीज से अफेक्टेड हैं, जिसको हम लोग सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं, वो बीमारी अगर ब्रोंकाइटिस उनको है तो यूजुअली ये जो सांस फूलना होता है वो सीजनल होता है, या किसी एलर्जेंट के संपर्क में आ गए तब होता है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया जब होता है। खासतौर पर जब मौसम चेंज होता है उस समय ये सांस वाली बीमारी ज्यादा प्रभावित करती है अगर लंग से संबंधित है तो। लेकिन अगर ये डिजीज काफी एडवांस हो गया, जैसे आपको इम्फीजमा डेवलप हो गया या कॉर पल्मोनल डेवलप हो गया, वैसे कंडीशन में आपको एक्सर्शन में भी ये सांस फूलाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द मतलब एडवांस स्टेज ऑफ द लंग डिजीज भी आपको एक्सर्शन में सांस फूलाते हैं। थैंक यू डॉक्टर। अगर इस तरह के पहले का कोई हिस्ट्री नहीं है, आपने महीना 2 महीने या सडनली सांस फूलने लगा है एक्सर्शन पे, चलने पे, सीढ़ियां चढ़ने से, तो ये इंडिकेट करता है कि शायद आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर रिस्क फैक्टर है तो निश्चित तौर पे आपको किसी न किसी कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन, सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर विपिन, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय विशेषकर हार्ट्स पे और कोरोना पे रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
आज की कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली द्वारका मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर विपिन दुबे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।